મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મહારાષ્ટ્રથી સામે આવી રહ્યા છે। વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ભાજપે સંકલ્પ પત્ર જાહેર કરી દીધું છે। જી હા, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે જાહેર કર્યું સંકલ્પ પત્ર। મહારાષ્ટ્રના લોકોની આશાને પૂર્ણ કરવાનો તેમણે વાયદો આપ્યો છે। સાથે અમિત શાહે કહ્યું કે મહારાષ્ટ્ર દેશનું નેતૃત્વ કરી રહ્યું છે। ભાજપના રાજ્યમાં મહિલાઓનું સ્વાભિમાન હોવાનું પણ અમિત શાહે કહ્યું। આ સમૃદ્ધ મજબૂત મહારાષ્ટ્રનું સંકલ્પ પત્ર છે તેવો દાવો તેમણે કર્યો। तो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टीए जाहिर कर्યું છે। हाल अमित शाह संबोधन કરી રહ્યા છે। सीधा ત્યાં જઈશું। 30% कपात सौर ऊर्जा और अक्षर ऊर्जा पर से भर दिया जाएगा और 2028 तक महाराष्ट्र की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करने का लक्ष्य हमारी यूपी सरकार ने रखा है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं महाराष्ट्र की जनता को कि $5 ट्रिलियन का जो मोदी जी ने लक्ष्य रखा है, इसकी पूर्ति महाराष्ट्र के $1 ट्रिलियन के इकोनॉमी के लक्ष्य से होने वाले। मेक इन महाराष्ट्र नीति के तहत भारत के प्रमुख उत्पादक राज्य के रूप में महाराष्ट्र को हम प्रस्तापित करेंगे। देश का पहला समर्पित AI विश्वविद्यालय उसकी स्थापना की जाएगी। नागपुर, पुणे, संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नासिक को आधुनिक एरोनॉटिकल और स्पेस उत्पादन के केंद्र बनाए जाएंगे और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ढेर सारे उपाय भी हम लेकर आए हैं, जिसमें उर्वरकों पर SGST में से छूट और जो SGST है वो सब्सिडी के रूप में वापस दिया जाएगा। सोयाबीन के लिए प्रति क्विंटल 6,000 का MSP हम सुनिश्चित करेंगे और सोयाबीन को प्रोसेसिंग के लिए समर्पित मूल्य श्रृंखला सोयाबीन उत्पादित करने वाले क्षेत्रों के अंदर स्थापित की जाएगी। मोदी जी ने लखपति दीदी का एक कंसेप्ट रखा है, उसको आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार 50 लाख लखपति दीदियां सिर्फ महाराष्ट्र में खड़ी करेगी। इसके लिए 500 स्वयं सहायता समूहों को और कई औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए 1,000 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा। अक्षय अन्न योजना के तहत प्रतिमाह मुफ्त राशन में चावल, ज्वार, मूंगफली, तेल, नमक, हल्दी, सरसों, जीरा और मसाले इस सबको समाहित किया जाएगा और कौशल जनगणना का देश में सबसे पहला प्रयोग हम महाराष्ट्र में करेंगे। मैं आज इस मंच से उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल दे? क्या कांग्रेस का कोई नेता सम्माननीय बाला साहब ठाकरे के सम्मान में 2 वाक्य अच्छे बोल सकता है क्या? ये अंतर विरोध के बीच में अघाड़ी की सरकार बनाने का स्वप्न लेकर जो लोग निकले हैं, उनको महाराष्ट्र की जनता जान ले, ये बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी जब संकल्प लेकर आती है, संकल्प पत्र लेकर आती है, हमारे संकल्प पत्थर पर की लकीर होती और पूरे देश ने देखा है, चाहे राज्य हो, केंद्र हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, NDA की सरकार, महायुति की सरकार जब जब बनी, हमारे संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने का काम हमने प्रयास पूर्वक किया। कोई नहीं मानता था कि धारा 370 का वादा समाप्त हो जाएगा, इस देश से धारा 370 चली जाएगी, मगर आज धारा 370 को समाप्त करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में NDA सरकार ने किया। कोई नहीं मानता था इस देश में CAA आएगा, कोई नहीं मानता था इस देश में UCC की शुरुआत हो सकती है, कोई नहीं मानता था कि इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक समाप्त हो जाएगा, कोई नहीं मानता था इस देश में राम जन्मभूमि का मंदिर 550 साल के बाद
सम्मान के साथ राम जन्म के स्थान पर ही भव्य मंदिर दिखाई पड़ेगा। इंतहा तो तब होती है कि जिस संविधान की प्रति को लेकर राहुल जी संसद में संसद सदस्य की शपथ लिए, जिस संविधान को लहराकर बाबा साहब आंबेडकर के संकल्पों की याद दिलाई, जब किसी प्रेस के मित्र ने वो संविधान की प्रति को खोल कर देखा तो पूरा कोरा था, एक अक्षर भी नहीं लिखा। इससे बड़ा अपमान भारत के संविधान का भारत की 76 साल की आजादी में कभी नहीं हुआ। न केवल भारत के संविधान की अपमान है, भारत की संविधान सभा और बाबा साहेब आंबेडकर का भी अपमान करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। और अभी अभी मैंने अखबारों में देखा, दस्तावेज भी देखा है, उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस ने, उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं क्या? एसटी, एससी, ओबीसी, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं है। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो। और ये कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ही वादा कर दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि आपको इस बात को संज्ञान में रखना चाहिए। मैं आज उद्धव ठाकरे को भी कुछ याद कराने आया हूं। उद्धव जी, आप कहां बैठिएगा इसका फैसला आपको ही करना है, हम नहीं कर सकते। आपको ही करना चाहिए, आपने ही करा है, मगर कहां बैठे हो वो जगह मैं जरूर याद कराना चाहता हूं। आप 370 हटाने के विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। आप राम जन्मभूमि के निर्माण का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। आप सावरकर जी के लिए अपशब्द कहने वालों के साथ बैठे हो। आप संभाजी नगर नाम का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। सीएए और यूसीसी लाने का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। और आप वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाले सुधारों के बिल का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। मित्रों, मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहता हूं, मोदी जी वक्फ बोर्ड में सुधार का एक बिल लेकर संसद में आए हैं। और अभी अभी जो वक्फ बोर्ड का कानून जो कांग्रेस के राज में 2013 में अमेंड हुआ, इसका परिणाम दिखे। कर्नाटक के गांव वक्फ के कानून के तहत वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी। किसानों की भूमि, लोगों के घर, यहां तक कि मंदिर भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिए गए। और उस कानून को उचित बदलाव के लिए जब हम लेकर आए हैं तो उसका भी ये अघाड़ी के लोग